हेलो स्टूडेंट्स ऑफ पद्मा कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सब सेफ रहोगे घर पर। हम पद्मा कोचिंग क्लासेस के प्रोफेसर्स फिर से एक बार आपके लिए लेके आए हैं वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई को लॉक नहीं होने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मैं आपका प्रोफेसर एडवोकेट जगदीश लबरे पाटिल। तो दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था 14 प्रिंसिपल्स, उसका इंट्रोडक्शन, और हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे। तो चलिए आज हम उनका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर हमारे आगे के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने शुरुआत में आपको बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये जो कंसेप्ट है, ये देने वाले उस खतरनाक बंदे का नाम था हेनरी फेयोल। नाम आपको याद होगा ही, क्योंकि कल हमने पढ़ाया था आपको। ओके, और आई होप आपने कल उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। एक बार हमने जो आपको पीडीएफ भेजा है वो भी आपने अच्छे से देखा होगा। तो उसमें इंट्रोडक्शन में हमने पहले बताया था कि द कांसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय ग्रेट मैनेजमेंट थिंकर हेनरी फेयोल। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उसने एक किताब लिखी थी, ही रोट अ बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आप भूले नहीं होंगे। उस किताब में उसने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स बताए थे। 14 प्रिंसिपल्स, एंड these principles are very important, okay, for the growth and expansion of business। ऐसा हमने कल देखा था। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे दोस्तों 14 प्रिंसिपल्स के। पहला पॉइंट था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। आपको तो पता ही होगा इसका एक्सप्लेनेशन। डिवीजन ऑफ वर्क मैंने काम को डिवाइड करो अलग अलग इंडिविजुअल्स में, ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। इससे क्या होगा दोस्तों? काम जल्दी होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ओके, एंड सो ऑन। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो था डिसिप्लिन। हेनरी फेयोल बताते हैं कि कंपनी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉयज ने तो फॉलो करने ही चाहिए, साथ में किसने फॉलो करने चाहिए? मैनेजमेंट ने। तो इससे क्या होगा? हमारी कंपनी में एक डिसिप्लिन होगा और सब लोग अच्छे से काम। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट देखा था, वो था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल मैंने आपको बताया था अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटीज। हेनरी फेयोल बोलते हैं कि अगर किसी को आप अथॉरिटी दे रहे हो, पावर दे रहे हो डिसीजन लेने का, तो उसको अपने काम भी देना चाहिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। और किसी को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको थोड़ा सा पावर भी देना चाहिए, इट मीन्स अथॉरिटी देना चाहिए। बिकॉज अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज ऑफ नो यूज। बराबर, यहां तक हमने कल देखा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। आई होप ये आपका फेवरेट पॉइंट रहेगा कल का, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक टाइम पे हमारे सबऑर्डिनेट्स को एक ही सुपरवाइजर गाइडेंस करेगा। ओके, दूसरे डायग्राम में बताया था, देखो यहाँ पर हमारे ये सबऑर्डिनेट्स है और ऊपर देखो गाइडेंस करने के लिए कितने सुपरवाइजर है। कितने सुपरवाइजर है? 2। ओके, अगर 2 लोग एट ए टाइम अगर एम्प्लॉय को गाइडेंस करेंगे तो क्या एम्प्लॉय काम कर पाएगा? ओके, वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। तो काम होगा क्या? नहीं। कल मैंने आपको वो लेक्चर्स का भी एग्जांपल दिया था, आई होप आपको समझा होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेम्यूनरेशन। ओके, कल मैंने आपको बताया था रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। वर्कर को सैलरी अच्छा मिलना चाहिए। जितना आप उससे काम करवा के ले रहे हो उतना ही अब उसको अपने सैलरी देना चाहिए। अगर उतना सैलरी वर्कर को नहीं मिलेगा तो वर्कर डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर वो अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो उसको अपने रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी अच्छा देना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा। कल तक हमने इतने पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इक्विटी वर्ड में ही लिखा है दोस्तों। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉइज। हेनरी फेयोल बोलते हैं कि आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉइज है उनके बीच में आप कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, सारे एम्प्लॉय को सेम ट्रीटमेंट दोगे। ऐसा नहीं कल को कि भाई ये एम्प्लॉय मेरे बहुत खास है, इनको अलग ट्रीटमेंट, इनको मैं एसी लगा के दूंगा। ये एम्प्लॉय मेरे खास नहीं है, इनको बोलता है मैं गर्मी में काम करवाऊंगा, इनको मिनरल वाटर दूंगा, इनको सादा पानी दूंगा, इनको फुल एकदम खाने के लिए अलग आइटम रखूंगा और इनको बोलता है वड़ा पाव खिलाऊंगा।
ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। अगर ऐसा आप उस जगह पे रह के देखो, अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं, आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो और अगर आपके साथ मैं डिस्क्रिमिनेशन करूं, क्या आप अच्छे से काम करोगे? क्या आपका कंपनी में काम करने का मन लगेगा? नहीं। तो हेनरी फेवल भी यही बोलता है कि आपकी कंपनी में इक्विटी होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी में दो अलग अलग डिपार्टमेंट है तो दोनों डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग अगर उनका लेवल सेम है तो उनका सैलरी भी सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं एक डिपार्टमेंट का आदमी सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस, सेम पोजीशन, लेकिन उसका सैलरी कम और दूसरे का सैलरी ज्यादा। अगर आप ऐसा करोगे तो वर्कर्स डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली देखो ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने मेरे स्टूडेंट में डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किए, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सिंधी स्टूडेंट्स मेरे फेवरेट है, मैं उनको रोज पूछता हूं कि यहाँ आया हूं, शाह खादी, पढ़ाई की थी हलाई, हाँ, तो उनको अच्छा लगेगा। और बाकी लोगों को मैं कुछ पूछता नहीं, चलो निकलो यहां से, पूछने का नहीं, डाउट नहीं पूछने का, ओके। अगर मैंने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया, ओके, क्या उन स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा? क्या वो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे? क्या वो स्टूडेंट अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे? नहीं। तो इसमें नाम तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का खराब होगा ना। समझ में आ रहा है बच्चे? यस और नो? ओके। तो अगर मैंने सारे स्टूडेंट को इक्वल ट्रीटमेंट दिया, ओके, जैसे मैं आपसे बात करता हूं वैसे मैंने दूसरे स्टूडेंट से भी बात किया, मेरे लिए हर स्टूडेंट इक्वल है, अगर ये सोच के मैंने पढ़ाया, अगर ये सोच के मैंने हर स्टूडेंट को इक्वल ट्रीटमेंट दिया, यस, मेरा हर एक स्टूडेंट नंबर 1 आएगा, मेरा हर एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, मेरे हर एक स्टूडेंट का एक नाम होगा, मेरा हर एक स्टूडेंट मेरे क्लासेस का नाम को बढ़ाने का कोशिश करे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? अंडरस्टूड? तो हेनरी फेवल भी यही बोलते कि कंपनी में इक्विटी होना चाहिए, कभी पार्शियलिटी होना नहीं चाहिए। अगर एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है तो पार्शियलिटी करके नहीं, उसकी क्वालिटी देख के, उसका स्किल देख के, उसका एजुकेशन देख के, उसका एक्सपीरियंस देख के मैं उसको प्रमोशन दूंगा। कि ऐसा नहीं भाई ये मेरे वाइफ का भाई है या मेरे वाइफ का दोस्त का बेटा है तो उसको मैं जल्दी प्रमोशन दूं। ऐसा अगर मैं करता हूं तो मेरी कंपनी कभी जिंदगी में आगे नहीं जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉइज डिमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे यार इस कंपनी में तो भेदभाव होता है, इस कंपनी में इक्विटी नहीं है, हमको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, हमारे साथ पार्शियलिटी होता है। तो एम्प्लॉय डिमोटिवेट होंगे और डिमोटिवेट हुआ एम्प्लॉय कभी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा दोस्तों। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आपको? पक्का? यस। तो ये था हमारा 6 पॉइंट। एक बार आपको जो कंटेंट हमने भेजा है उसमें से देख लो इक्विटी का एक्सप्लेनेशन। ओके, आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे मैं आशा करता हूं। चलो अभी मैं शुरू करता हूं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एंड वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मींस व्हाट? टेकिंग फर्स्ट स्टेप। ओके, आपने आपकी कंपनी के एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करना चाहिए कि एम्प्लॉय खुद आगे आना चाहिए, खुद आगे आके खुद प्लान्स बनाना चाहिए, खुद प्लान्स बना के उसको एग्जीक्यूट भी खुद करना चाहिए। इतना मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद अपना हर काम करे। इतना मोटिवेट आपने आपके कंपनी के एम्प्लॉय को करना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल मिलिट्री में, ओके, यस, मेजर होता है, ओके, यस, मेजर बॉस होता है मतलब, और उसके साथ में कमांडर्स होते हैं। समझो फॉर एग्जांपल 20 कमांडर साथ में मेजर है, ओके, यस, और पाकिस्तान के लोग सामने उधर है, गोली विली मार रहे हैं, ओके। तो अगर मेजर अपने कमांडर्स के साथ बैठा हुआ है, अचानक मेजर बोलता है एक काम करो, तुम लोग इधर आओ, जाओ तुम लोग वो लोग को मारो, मैं इधर छुप के बैठता है, ओके, तुम लोग मारो, तुम लोग कुछ हो गया तो मैं आपके घर पे बताएगा। हाँ, अभी मुझे बताओ क्या वो कमांडर्स आगे जाएंगे? क्योंकि मेजर ही, ओके, यस, बोलता मैं छुप के बैठता हूं, तुम लोग आगे जाओ, तुम लोग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे घर पे बताऊंगा। क्या वो लोग आगे जाएंगे? वो लोग उनको बोलेंगे सर उधर देखो, सर उधर देख रहे, ये इधर भाग गए कल्टी। मतलब बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं दोस्तों, अगर मेजर ने खुद इनिशिएटिव नहीं लिया तो एम्प्लॉइज तो मतलब उसके कमांडर्स तो भाग गए ना। लेकिन अगर मेजर ने ऐसा किया होता तो कि मैं पहले आगे जाता हूं, कोई भी आगे मत आना, पहले मैं जाऊंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, उसके बाद में अगर मुझे कुछ हुआ ना फिर तुम अपने देश के लिए कभी पीछे मत हटना। ओके, मेजर आगे गया, ओके, यस, जो भी है मेजर आगे गया, ओके, यस, एक एक को गोली से मारा, ओके, यस, 100-200 लोग थे वहां पर, 100-150 लोगों को अकेले ने मारा, फिर भी 50 लोग बचे और फिर मेजर को गोली लग गई और मेजर शहीद हो गए। और जाते जाते अपने सैनिकों को देख के बोलता है तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। क्या लगता है, मेजर को शहीद हुआ देखकर उसके साथ में जो सिपाही थे भाग जाएंगे कि मोटिवेट होकर आगे आएंगे, इनिशिएटिव लेंगे?
बोलिए यस, क्या आगे आएंगे ना? यस, अपने मेजर को मारा, वो आगे आएंगे, ओके, बंदूक लेके और एक एक को चुन चुन के मारेंगे, पाकिस्तान। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, मतलब यहां पर क्या हुआ, वो मेजर ने अपने कमांडर्स को क्या किया, मोटिवेट किया ताकि वो लोग आगे आए। ओके, वो लोग आगे आए, वो आगे आए और उन्होंने जितने भी बचे थे उन सबको मार दिया। दिस इज व्हाट इनिशिएटिव इज। आप आपके कंपनी के एम्प्लॉयज को इतना मोटिवेट करो कि वो खुद आगे आके अपना सारा काम करें, उनको बताना नहीं पड़ना चाहिए। जैसे लाल सर भी देखो, आपको मोटिवेट करते पढ़ाई करने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट्स खुद आगे आके बोलते कि सर हमें पढ़ना है, सर हमें लेक्चर के अलावा भी एक्स्ट्रा क्लासरूम मिलेगा क्या सर, हमको यहाँ सर आपको अवेलेबल करके देते। क्यों? क्योंकि आप खुद आगे आते हो कि सर हमें पढ़ना है, हमें लाइब्रेरी ओपन करके दो, सर हमें एक्स्ट्रा क्लासरूम अवेलेबल करके दो, हमें पढ़ना है सर। ओके, तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। मतलब स्टूडेंट्स खुद आगे आते हैं, ओके, खुद पढ़ते, खुद क्वेश्चन पेपर्स बोलते हैं सर एक क्वेश्चन पेपर दो, खुद टेस्ट लिखते हैं, हमें कोई सुपरवाइजर की जरूरत नहीं, खुद पेपर बोलते हैं सर के पास ला कर देते हैं, फिर करेक्शन भी उनको करके मिलता है। ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आते हैं। इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो हेनरी फेयल भी वही बोलते हैं कि कंपनी में इनिशिएटिव होना चाहिए। आप आपके एम्प्लॉयज को इतना मोटिवेट करो कि एम्प्लॉय को खुद आगे आना चाहिए, खुद प्लान्स करने चाहिए, खुद प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, खुद रिजल्ट्स लाके दिखाना चाहिए। सर आपने बोला था, हमने ये करके दिखाया। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा रहेगा, ऐसे इनिशिएटिव लेने वाले एम्प्लॉयज आपके कंपनी में रहेंगे तो आपका कंपनी सक्सेसफुल बनेगा दोस्तों। अंडरस्टूड? ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझा होगा। एक्सप्लेनेशन एक बार अच्छे से चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला पॉइंट, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। वैसे प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट बहुत इजी है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ओके, आई होप आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए भले भी डिफिकल्ट लग रहा हो आपको, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ताकत होती है। ओके, हेनरी फेयल क्या बोलते हैं कि मिलके काम करो। तुम्हारी कंपनी में सारे एम्प्लॉय मिलके काम करेंगे ना, एक साथ काम करेंगे ना, तो आपकी कंपनी के सारे गोल्स जल्दी अच्छे होंगे, टारगेट्स कंप्लीट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे खाना खाना है, ओके, 5 उंगलियां है, ओके, लेकिन ये एक ही उंगली क्या खाना खा सकती है? अभी मुझे बताओ, जस्ट रोटी तोड़नी है तो क्या ये एक उंगली रोटी तोड़ सकती है? हाँ, राइस उठा सकती है? हाँ या ना? ना, ऑफ कोर्स। ओके, अभी सेम बच्चे मुझे बताओ, अरे ये उंगली खाना कैसे खा सकती है? ये उंगली सिर्फ जैम खा सकती है, बराबर, लेकिन जाम से पेट भरता है क्या? जाम से पेट भरता है? नो। अगर मुझे रोटी तोड़नी है तो 5 उंगलियों को एक साथ आना पड़ेगा। निवाला बनाना है तो 5 उंगलियों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी निवाला बना के मुंह की तरफ जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो मिलके काम करना पड़ता है। और खाना खाना है ना तो सारे बॉडी पार्ट्स को मिलके काम करना पड़ता है। हाथों का तो है ही, उसके बाद में समझो निवाला उठाया, मुंह के पास आया और मुंह बोला मैं खुलेगा ही नहीं, तो यस और नो? समझ में ना? उसका मुंह खुला, दांत बोला मैं चबाएगा नहीं, तो ओके, यस और नो? तो ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, तो मिलके काम करना चाहिए। मिलके काम करेंगे तो कोई भी काम में सक्सेसफुल बनेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे और एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप डांस है, ओके, ग्रुप डांस है, ग्रुप डांस है, अगर आपको जीतना है, बराबर, 10 लोगों का ग्रुप है तो 10 के 10 लोगों का स्टेप्स कैसा आना चाहिए? एकदम सेम, बराबर। अगर हाथ ऊपर है तो सबका हाथ ऊपर, ओके, यस, हाथ साइड में तो सबका हाथ साइड में, यस और नो? सब 9 लोग बराबर डांस कर रहे हैं और एक कोपरे में जाके अलग से ततर 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 डांस कर रहे हैं। ओके, अभी आप मुझे बताओ, क्या ये डांस ग्रुप का नंबर आएगा? हाँ, 9 लोग अलग डांस कर रहे हैं, एक कोपरे में जाके अलग खतरनाक डांस कर रहे हैं अपने ही धुंध में एकदम। अभी आप मुझे बताओ, क्या ये इस ग्रुप का रैंक आएगा? क्या ये ग्रुप डांस में जीतेगा? नो, नेवर। ओके, अगर साथ में रहेंगे, सब एक साथ काम करेंगे तो ही ग्रुप का रैंक आता था। उसी तरीके से हेनरी फेयल भी बोलते हैं कि अगर चाहते हो मिलकर काम करें, ओके, चाहते हो आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो तो एक साथ मिलकर काम करना हो। समझ में आ रहा है ना? यस और नो? जैसे अंग्रेजों ने भी क्या किया पहले इंडिया में आके, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने क्या किया, पहले हम लोगों में झगड़ा लगाया, अलग अलग किया हम लोग को, फिर हमारे ऊपर राज किया। अगर हम एक साथ होते ना तो अंग्रेज क्या, कोई भी हमारे ऊपर राज नहीं कर पाता। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो हेनरी फेयल भी वही बोल रहा है, एस्पिरिट दी कॉर्प्स, एक साथ रहो, एकता में ताकत होती है। अगर मिलके काम करोगे ना, मिलके, यस, तुम्हारी कंपनी में हर एक काम कंप्लीट होगा, अच्छे से होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, ओके, उसको बोलते हैं एस्पिरिट दी कॉर्प्स। ओके, इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, उसमें लिखा हुआ है नोट्स में, यूनिटी स्ट्रेंथ।
ओके वर्कर लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ सिंगल पर्सन एक्टिविटी। अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा है दोस्तों? अंडरस्टूड? ओके जैसे वो एक डैड का कहानी आपको पता होगा, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। उसमें उसके पांचों बेटे झगड़ा करते रहते, ओके तो उनका डैड पांचों बेटे को बुलाता है, सबको एक एक लकड़ी देता है, बोलता है इसको तोड़ के दिखाओ, तो पांचों के बच्चे तोड़ के दिखाते हैं, एक ही लकड़ी तो था। उसके बाद में उनके डैड उनको 5 लकड़ियों को एक साथ बांध कर देता है, अभी बोलता है इनको तोड़ो, कोई तोड़ नहीं पाता है। आपने सुनी होगी स्टोरी, इसका मतलब क्या? एक साथ रहोगे, ओके यस, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, अकेले अकेले रहोगे तो तोड़ दिए जाओगे। उसी तरीके से हेनरी फेल बोलते हैं कि कंपनी में आप चाहते हो आपकी कंपनी नंबर 1 बने, मिलके काम करो, एज स्पिरिट दी कॉर्प्स, ओके यस, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ताकत होती है। अंडरस्टूड? आई होप ये पॉइंट आपको समझा होगा। ठीक है, एक बार एक्सप्रेशन देखो अच्छे से, हो गया? चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर का मतलब होता है एम्प्लॉय को ज्यादा समय तक टेम्पररी जॉब पे रखने का नहीं। आपको जैसे ही लगेगा कि एम्प्लॉय अभी काम सीख चुका है, उसको अपने परमानेंट कर देना चाहिए। ओके फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को काम को समझने के लिए टाइम लगता है, तो ऐसे नहीं भाई फर्स्ट डे एम्प्लॉय आया, उसने काम बराबर नहीं किया, तुरंत सस्पेंड, ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम सीखने के लिए इंसान को टाइम लगता है। से फॉर एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल लाल सर आपको बीके में फाइनल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में सर ने आपको पढ़ाया था, क्या फर्स्ट डे लाल सर ने आपको बोला कि अरे क्या आपको फाइनल अकाउंट नहीं आ रहा है, आप टैली भी नहीं कर पा रहे हो? क्या फर्स्ट डे ऐसा बोला सर ने? क्यों नहीं बोला? क्योंकि फर्स्ट डे थोड़ी ना आएगा सर। तो सर ने आपको टाइम दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन सर ने आपको सिखाया। 15th डे पे सर ने आपको सिर्फ एक सम दिया और आपने सर से पहले सर ने सिर्फ आपको टाइम दिया और आपने फटाफट 20-25 मिनट में खत्म भी कर दिया, टैली करके दिखाया। क्यों कर पाए आप ये? ओनली बिकॉज ऑफ टाइम दिया सर ने आपको वो समझने के लिए। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो वही है, एम्प्लॉय को भी ना आप है ना थोड़ा टाइम दो काम को सीखने के लिए। एक बार वो काम सीख जाए तो एम्प्लॉय को परमानेंट जॉब ऑफर करो। क्योंकि अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आपने एम्प्लॉय को पहले ही दिन बोला कि देख तुझे 6 महीने काम पे रखने वाले, उसके बाद तुझे हम लोग निकाल देंगे, इट मींस व्हाट? तू टेम्पररी है, तुझे 6 महीने के बाद निकाल देंगे। ये सेंटेंस उसके दिमाग में रहेगा दोस्तों, और वो रोज यही समझ के काम पे आएगा कि ये कंपनी मुझे 6 महीने के बाद निकालने वाली, मैं इस कंपनी में परमानेंट नहीं है, मैं इस कंपनी में 6 महीने के बाद निकाल दिया जाने वाला है। तो रोज वो यही भावना के साथ कंपनी में आएगा कि मैं टेम्पररी है, तो रोज कुछ ना कुछ गायब है कि नहीं? रोज कंपनी का कुछ ना कुछ उठा के लेके जाए, और 6 महीने के बाद लास्ट डे रहेगा ना, तभी तो 4-5 लोग को खिड़की के बाहर बुलाएगा, फ्रिज भी बाहर डालेगा, मतलब फ्रिज भी उठा के लेके जाओ। वैसे भी मेरे को जाने के मतलब 6 महीना वो कंपनी में था, एक भी दिन उसने कंपनी के लिए काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि डे फर्स्ट हमने उसको बोला क्या? यू आर टेम्पररी। ओके अगर आप चाहते हो आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो हेनरी फेल क्या बोलता है? हेनरी फेल बोलता है कि आप आपके एम्प्लॉय को काम को सीखने के लिए टाइम दो। स्टार्टिंग में जब आएगा उसको बोलो देखिए भाई साहब 6 महीना हम देखेंगे आप कैसा काम कर रहे हो, अगर आपका काम हमें अच्छा लगा हम आपको परमानेंट जॉब ऑफर करेंगे। तो एम्प्लॉय के दिल में एक रहेगा यस मैं इस कंपनी में अच्छा काम करूंगा, 6 महीने के बाद परमानेंट होऊंगा, मेरे फैमिली को एक सिक्योरिटी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब एज के 60 इयर्स तक मैं इस कंपनी में जॉब कर सकता हूं। इसका मतलब अगर मैं परमानेंट हो गया तो, क्योंकि इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली 58-60s में एम्प्लॉयज को रिटायर किया जाता है, बराबर? यस और नो? तो बहुत कम कंपनीज होती है कि 60 के बाद भी एम्प्लॉय को रिपीट करते, बट 60 साल तक तो वो उस कंपनी में जॉब कर सकता है। इट मींस व्हाट? उसको हमने स्टेबिलिटी दिया, उसको हमने जॉब सिक्योरिटी दिया। समझ में आ रहा है बच्चे? अंडरस्टूड? तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा कि इस कंपनी ने मुझे परमानेंट जॉब ऑफर की है, मैं कंपनी के लिए और अच्छा काम करें। समझ में आ रहा है? ये तरीका है आपके कंपनी के एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का दोस्तों। अंडरस्टूड? ओके एक बार फिर से मैं बताता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर हमारे पॉइंट का नाम है। इसका मतलब है एम्प्लॉय को ज्यादा समय तक टेम्पररी रखने का नहीं, उसको थोड़ा टाइम दो। एक बार वो जॉब सीख गया, ओके उसको एक्सपीरियंस हो गया, तो आप उसको परमानेंट जॉब ऑफर करो। इससे एम्प्लॉय का मॉरल हाई हो जाता है और वो मोटिवेट होता है और अच्छे से काम करता है, अच्छा प्रोडक्शन करके देगा, अच्छा प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करके देगा। एंड आगे क्या होगा यू नो वेरी वेल। हमारी कंपनी का ग्रोथ होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? इसीलिए तो मैं बोलता हूं बच्चे ये 14 के 14 प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, हर एक प्रिंसिपल ओके इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है?
अंडरस्टूड? इसीलिए हम लोग ये पॉइंट्स आपको बता रहे हैं बच्चे, डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आई होप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर पॉइंट आपको समझाओ। एक बार अच्छे से रीड करो एक्सप्लेनेशन। ओके, आई होप कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको, अच्छे से समझाओ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला पॉइंट। ओके, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, स्केलर चेन। पॉइंट का नाम क्या है? स्केलर चेन। ओके, अभी तुम बोलेगा सर बहुत खतरनाक पॉइंट है, बट पॉइंट का नाम भले ही खतरनाक हो, बट एक्सप्लेनेशन बहुत इजी, ठीक है? तो स्केलर चेन मतलब क्या दोस्तों? एक डायग्राम आपके सामने यहां पर हमने, आपके पीडीएफ में भी होगा सेम डायग्राम। ओके, अभी हेनरी बोयल क्या बोलते हैं ना, आपकी कंपनी में ना कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए। ओके, कम्युनिकेशन का एक क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। मतलब क्या सर? ओके, फॉर एग्जाम्पल टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप जो कम्युनिकेशन है वो चेन में होना चाहिए। अभी मैं आपको समझा दूं डायग्राम के थ्रू। अभी मिस्टर ए दिख रहा है आपको, मिस्टर ए समझो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, ओके, मेन मैनेजर, मेन बॉस है। तो उससे कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आना है ना, तो पहले ए किसको बोलेगा? एल को, एल किसको बोलेगा? एम को, एम किसको बोलेगा? एन को, एन किसको बोलेगा? ओ को, ओ किसको बोलेगा? पी को, पी किसको बोलेगा? क्यू को। सिमिलरली ये टॉप टू बॉटम हुआ। ओके, अभी एम्प्लॉइज ने कुछ सजेशन दिया है, बॉस ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो पहले एम्प्लॉय ने किसको बोला? क्यू को, बराबर, क्योंकि एम्प्लॉय से कनेक्टेड कौन है? क्यू, बराबर। तो क्यू को बोला, फिर क्यू किसको बोलेगा? आप ही बताइए, क्यू किसको बोलेगा? पी को, पी किसको बोलेगा? ओ को, ओ किसको बोलेगा? एन को, एन किसको बोलेगा? एम को, एम किसको बोलेगा? एल को, और बाद में लास्ट में एल किसको बोलेगा? ए को। मतलब कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? यस और नो? ओके, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या सर? फॉर एग्जाम्पल ए ने एल को बताया, एल बोलता है एम पागल है, उसको क्या बताने का? ओके, यस, तो उसने एम को नहीं बताया, एल ने डायरेक्ट एन को बताया। ओके, एन बोलता है ओ तो महा पागल है, उसको क्या बताने का? तो उसने ओ को नहीं बताया, डायरेक्ट पी को बताया, पी ने क्यू को बताया। अभी मुझे बताओ, आपने एम और ओ दोनों को निग्लेक्ट किया, एलिमिनेट किया, उनको आपने पूछा ही नहीं, उनको आपने बताया ही नहीं। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये दोनों भी डीमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे हमारी तो कंपनी में कोई वैल्यू ही नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, डिसीजंस हमें बताए ही नहीं जाते। ओके, कल को एम और ओ के सामने कोई एम्प्लॉय चोरी भी कर रहा होगा ना, तो उसको मोटिवेट करेंगे, जा और उठा के लेके जा, ये भी उठा के लेके जा, वो भी उठा के लेके जा, वाट लगा डालो कंपनी का। क्यों? क्योंकि आपने उनको इज्जत नहीं दिया। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? यस और नो? आप रामायण देख रहे हो ना, रामायण देख रहे हो ना, रावण ने अपने भाई को इज्जत नहीं दिया, इसके लिए विभीषण जी किसके साथ जाके मिल गए? प्रभु श्री रामचंद्र के साथ जाके मिल गए ना। और आगे क्या हुआ आपको पता ही है? यस और नो? तो याद रखना कभी भी दोस्तों, अपने कंपनी का हर एक एम्प्लॉय अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेशन का प्रॉपर सिस्टम अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपका जो एम्प्लॉय है वो क्या हो जाएगा? डीमोटिवेट हो जाएगा दोस्तों। चलो, ये तो कंपनी का एग्जांपल हुआ। आप आपके फ्रेंड्स लोग होते हैं, समझो फॉर एग्जांपल 5 फ्रेंड्स एक साथ हमेशा रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक फ्रेंड आके, 4 लोग आप खड़े थे, ओके, एक को उठा के लेके गया साइड में, बोलते चल तुझे कुछ खास बात बतानी। तो बाकी के 3 क्या हो जाएंगे? डिमोटिवेट हो जाएंगे ना। उसको गपचुप लेके गया उधर और खतरनाक कुछ कान में बताया। समझ में आ रहा है? तो बाकी के 3 डिमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे यार हम लोग को कोई इज्जत नहीं, मतलब हमें ये अच्छा दोस्त नहीं समझते। कल को अगर वो दोस्त को कुछ प्रॉब्लम आएगा और ये 3 इधर रहेंगे, जिसको बताया वो तो था ही नहीं, तो ये 3 को बताने को आएगा, अरे एक प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ, तो वो 3 क्या बोलेंगे? बताएंगे वो तेरा खास है ना, तू तो उसको उधर कान में लेके जाके खतरनाक बताता है ना, तो जाना अभी उसी को बताना प्रॉब्लम। याद रखो दोस्तों, यही होता है मुसीबत के समय में। इसीलिए हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, बाकी का आपको पता ही है, ठीक है? यस और नो? उसी की तरह दोस्तों ये स्केलर चेन है हमारा। हमें किसी भी एम्प्लॉय को एलिमिनेट नहीं करना है, हमें हर एक एम्प्लॉय को ओके साथ में लेकर जो भी है डिसीजन से फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप एक चेन को फॉलो करके ही बताना है। अगर ये चेन को हम लोग ब्रेक करेंगे, अगर इस चेन को हम लोग ब्रेक करेंगे तो एम्प्लॉयज डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? अभी आप बोलोगे सर हर सिचुएशन में चेन फॉलो करेंगे क्या? तो मैं आपको बताता हूं। अभी फॉर एग्जांपल वो एफ दिख रहा है वहां पर आपको, एफ के उधर आग लगी, ओके यस। अभी एफ ने तुम में से ही समझो कोई एफ है, तो तुम बोले अरे सर ने तो बोला है स्केलर चेन फॉलो करना है भाई, ओके डायरेक्ट किसको बोलना नहीं। ये पी मतलब समझो फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड, ये यहां पर है,
ओके अभी सामने सामने बता सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन सर ने बोला है क्या स्केलर चेन फॉलो करना है, ठीक है। फिर एफ किसको बताएगा, ई को, आग लग गया फायर ब्रिगेड को बुलाओ, ओके। फिर ई डी को, डी सी को, सी बी को, बी ए को, फिर ए बोलेगा ओके अब भी बुला दे, ए एल को, एल एम को, एम एन को, एन ओ को, ओ पी को बोला आग लग गया जल्दी आओ, पी फटक से आया बोलते रुक आता है, आया जैसे देखा किधर आ गए, ये तो सब जल के क्या हो गया, जल के क्या हो गया, राख हो गया। क्यों राख हो गया, क्योंकि उसको पहुंचने के लिए टाइम लगा। क्योंकि सर आपने तो बोला था खतरनाक स्केलर चेन फॉलो करो, तो याद रखना मुसीबत के टाइम में स्केलर चेन को फॉलो नहीं करना है, इमरजेंसी के सिचुएशन में स्केलर चेन को फॉलो नहीं करना है। ऐसे कौन बोला, हेनरी फेयोल बोला। कौन बोला, हेनरी फेयोल बोला। क्या बोला, इमरजेंसी के टाइम में आपको ये चेन को फॉलो नहीं करना है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। अभी फॉर एग्जांपल एफ को पता चला आग लग गई है, सिर्फ ई को बताओ कि आग लग गई है, मैं डायरेक्ट पी को कांटेक्ट कर रहा हूं, ओके। पी को कांटेक्ट किया, जाने से पहले पी ओ को बताएगा मैं जा रहा हूं फटाफट, फटक से गया आग बुझाएगा, हमारा काम हो गया। लेकिन अगर आप इमरजेंसी में भी स्केलर चेन फॉलो करोगे यस, तो क्या हो जाएगा बच्चे, कंपनी जल के राख हो जाएगी। अंडरस्टूड, ओके। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। अच्छे से याद रखना, स्केलर चेन is broken only in the situation, emergency situation, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। याद रखना ये जो ब्रिज बनता है इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। ओके, आई होप आपको समझा होगा, थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट है, फिर से एक बार आपको रिवाइज करता हूं मैं। ओके, स्केलर चेन, स्केलर चेन मतलब कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए। हेनरी फेयोल बोलते हैं कि कंपनी में टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, कोई भी डिसीजन हो, कुछ भी बात बतानी हो तो एक चेन में ही बताना, ओके। कभी किसी को एलिमिनेट नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी कंपनी में कम्युनिकेशन का सिस्टम टूट जाने की वजह से लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चेन आपको सिर्फ नॉर्मल सिचुएशन में फॉलो करना है, इमरजेंसी के टाइम में इस चेन को आपने फॉलो नहीं करेगा तो भी चल सकता है। यू कैन डायरेक्ट, आप लोग क्या कर सकते हो, ओके, कांटेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग प्लैंक। ओके, याद से रखना है, भूलने का नहीं, ओके। उसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। दैट्स इट, आई होप सिंपल पॉइंट। एक्सप्लेनेशन पढ़ो, डायग्राम वहां पर दिया है, डायग्राम को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ओके। एक बार देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। अभी हमारा अगला पॉइंट वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपके नोट्स में सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऐसा होगा, लेकिन थोड़ा पॉइंट बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैंने छोटा करके दिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे खतरनाक स्टूडेंट है, उनको चक्कर आ सकता है क्या नहीं, इसके लिए मैंने छोटा पॉइंट लिया, ओके। तो पॉइंट का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। अब ये थोड़ा खतरनाक पॉइंट है बच्चे, ओके, अच्छे से ध्यान देना, मैं समझाता हूं। कंपनी में दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब खुद के बारे में, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मतलब कंपनी के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, दो टाइप के इंटरेस्ट है, ओके। तो हेनरी फेयोल क्या बोलते हैं, हमेशा याद रखना जिंदगी में सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में पहले सोचो। इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सेकेंडरी प्रेफरेंस। समझ में आ रहा है, पहला किसको प्रेफरेंस देंगे सर, तो पहला हमेशा अपने कंपनी को प्रेफरेंस देना, कंपनी के बारे में सोचना, ऐसे हेनरी फेयोल बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड कम फर्स्ट। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्यों ऐसे सर, क्यों हम हमारे बारे में पहले नहीं सोचे, क्यों हम कंपनी के बारे में पहले सोचे, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम पे लग गए, आपका सैलरी 50,000, आप अकाउंटेंट बन गए, खतरनाक अकाउंटेंट, ओके, 50,000 सैलरी। तो आपने सोचा यार 50,000 में यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, रुको मैं ना कंपनी में झोल करता हूं, मैनिपुलेशन करता हूं, अकाउंट में पैसे चुराऊंगा मैं कंपनी के थोड़े थोड़े करके, ओके यस, और ऐसा करके मैं साल में बहुत पैसा कमाऊंगा। तो आपने ऐसा करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा अकाउंट में आपने मैनिपुलेशन करना शुरू किया, ओके, झोल करना शुरू किया अकाउंट में, और ऐसा करते करते 2 साल में आपकी कंपनी बंद हो गई और आपने झोल करके कमाया पूरे 10 लाख रुपए। कितना कमाया आपने, 10 लाख रुपीस आपने कमाया 2 साल में झोल करके, और इसका नतीजा क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई। अभी मुझे बताओ दोस्तों, 10 लाख रुपए कितने साल आपको पूरने वाले, कितने साल तक आप उसको यूज करोगे। एक कार ले लिया आपने 8 लाख की, पैसा खत्म, 2 लाख तो राशन खाने पीने में खत्म,
अभी मुझे बताओ। और कोई आपको काम पे भी नहीं रखेगा इन फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट थे वो कंपनी 2 साल में बंद हो गई। आपको कौन काम पे रखेगा? मतलब आपने क्या किया? आपने खुद के बारे में पहले सोचा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, खुद के बारे में पहले सोचा, कंपनी के बारे में आपने सोचा नहीं, और कंपनी क्या हो गई? बंद हो गई। अभी क्या होगा? अभी आपको कौन पगार देगा? अभी आपको कौन जॉब पे रखेगा? अभी आप आगे कैसे जियोगे दोस्तों? तो याद रखना, कभी भी कंपनी के बारे में पहले सोचो। हेनरी फेयल इसीलिए तो बोलता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड कम फर्स्ट। सोचो पहले कंपनी के बारे में। अगर आपने कंपनी के बारे में सोचा होता तो जी जान लगा कि आपने मेहनत की होती तो आज 2 साल में कंपनी नंबर 1 बन गई होती। आपने 2 साल में झोल करके 10 लाख रुपए कमाया ना। 2-3 साल में अगर अच्छी मेहनत की होती, कंपनी नंबर 1 हुई होती, तो आज आपका सैलरी 1 लाख रुपए होता और 1 साल में आप 12 लाख रुपए कमाते। अभी मुझे बताओ, अगर कंपनी के बारे में पहले सोचा तो आपका मोटिव क्या है? पैसा कमाना। वो तो वैसे भी कंप्लीट हो रहा है ना। कंपनी आपको सैलरी कैसा दे रहा है? अच्छा सैलरी दे रहा है ना दोस्तों। यस और नो? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले सोचो, खुद के बारे में है ना कंपनी सोचेगी। आपका जो गोल है वो अपने आप कंप्लीट होगा अगर आप कंपनी के बारे में पहले सोचोगे। समझ में आ रहा है? ओके, थोड़ा सिंपल एग्जांपल देते हैं दोस्तों। आपने बचपन में वो स्टोरी सुनी होगी ना कि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की स्टोरी सुनी होगी ना आपने। ओके, एक इंसान रहता है, उसको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिलती है। ओके, फिर वो मुर्गी उसको रोज एक सोने का अंडा देती है। फिर वो रोज वो गरीब इंसान वो अंडा बेचता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अमीर होने लगता है। बराबर। तो एक दिन उसके मन में क्या आता है आपको तो पता ही होगा कि रोज ये मुर्गी अगर सोने का अंडा दे रही है, ओके, सोचो इस मुर्गी के पेट में कितने अंडे हो। तो उसने क्या किया? अभी मुर्गी के बारे में नहीं सोचा, अभी उसने किसके बारे में सोचा? खुद के बारे में सोचा। मुर्गी का पेट फाड़ दिया और उसमें से ज्यादा अंडे निकालने को बोलते हैं। और बाद में उसके जब मुर्गी को मारा, उसने पेट फाड़ा, क्या अंडे मिले? क्या अंडे मिले? नहीं मिले, एक भी अंडा नहीं मिला। ओके यस। और जो रोज एक एक सोने का अंडा मिल रहा था ना, वो भी गया, क्योंकि मुर्गी अब क्या हुई? मर गई। समझ में आ रहा है? तो उसने मुर्गी के बारे में नहीं सोचा, उसने इंडिविजुअल इंटरेस्ट खुद के बारे में सोचा, मुर्गी की जान ले ली। और जब बाद में पता चला कि पेट में तो अंडा ही नहीं मिला, बाद में फिर से गरीब हो गए। तो उसी तरीके से दोस्तों हेनरी फेयल भी वही समझाता है कि अगर चाहते हो पैसा कमाना है आपको, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में सोचो। इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सेकेंडरी। ओके ओके, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड कम फर्स्ट। कंपनी के बारे में पहले सोचो। अगर कंपनी के बारे में सोचोगे, कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा। कंपनी अगर पैसे कमा रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या कंपनी अपने एम्प्लॉय का सैलरी नहीं बढ़ाएगी? तो आपका जो मेन मोटिव था पैसा कमाना, वो तो वैसे भी कंप्लीट हो गया ना दोस्तों। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो यही है हमारा पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। दोनों में से बताओ कौन सा इंटरेस्ट पहला होना चाहिए? इंडिविजुअल? नो। तो कौन सा फिर? कौन सा इंटरेस्ट पहला होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सर मतलब क्या? कंपनी के बारे में पहला सोचो, फिर खुद के बारे में सोचो। कंपनी के बारे में सोच के अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे जो गोल्स है इंडिविजुअल, वो तो आराम से कंप्लीट होंगे। नहीं समझा? नहीं समझा? यस और नो? समझा? पक्का? अंडरस्टूड? फिनिश। ठीक है, तो आई होप आपको समझा होगा। एक बार अच्छे से नोट्स में आपके पास पीडीएफ जो है उसका एक्सप्लेनेशन देख लो, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट दैट इज सेंट्रलाइजेशन। अभी दोस्तों सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, एक्चुअली दो कंसेप्ट है इस पॉइंट में, एक सेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन। नोट्स में दिया है, अच्छे से सुनना बच्चे। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन लेने का पावर फ्यू लोगों के पास होना, कुछ लोगों के पास ही होना। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन लेने का पावर सबके पास में होना। ओके, फिर से एक बार बोल रहा हूं। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन लेने का पावर कुछ लोगों के हाथ में होना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन लेने का पावर सबके पास में होना। बुक में आपके नोट्स में पीडीएफ में लिखा है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन लेने का पावर ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होना। ओके, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ऑल लेवल्स जितने भी है सबके पास पावर होना डिसीजन लेने का। ओके, तो हेनरी फेयल क्या बोलते हैं ना, आपकी कंपनी में देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि अगर आपने सारे के सारे मैटर सेंट्रलाइज कर दिए तो लोअर लेवल मैनेजमेंट डिमोटिवेट हो जाएगा, बोलेगा यार सारा डिसीजन मेकिंग पावर्स तो टॉप लेवल के पास है, हम लोग के हाथ में तो कुछ नहीं, तो लोग डिमोटिवेट हो जाएगा, वो लोग ठीक से काम नहीं कर पाएगा।
इसके लिए हेनरी फेवल क्या बोलता है, थोड़ा अथॉरिटीज, कुछ मैटर्स को सेंट्रलाइज करो जो मेन है, और कुछ मैटर्स को डिसेंट्रलाइज करो। मतलब कुछ पावर्स लोअर लेवल के पास भी होने चाहिए, तो ये आपका कंपनी अच्छे से चले। ओके, सिंपल आपका एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर हम स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जाम किसको लिखनी, हमें लिखनी, पढ़ना किसको है, हमें, मेहनत किसको करनी, हमें। ओके सर, दिमाग किसको इस्तेमाल करना है, हमें, तकलीफ किसको होने वाली है, हमें। तो सर हमें डिसीजन मेकिंग पावर्स दो। बोलो ठीक है, कौन से सर, तो लेक्चर कौन सा होगा ये हम स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। ओके सर, एग्जाम कभी होगी ये हम स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। ओके बराबर ना। ओके, उसके बाद सर एग्जाम में क्या आएगा ये हम स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। एक लेक्चर कितने घंटे का होगा स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। दिवाली की छुट्टी कितनी होगी स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। पेपर में सुपरवाइजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। देन खुद का पेपर हम खुद ही चेक करेंगे सर, मार्क्स भी हम लोग खुद ही लिखेंगे सर। इसका मतलब क्या, सारे पावर मैंने आपको दे दिए, और फिर आगे क्या होगा आपको मालूम है, पूरा हर एक स्टूडेंट बोर्ड में फर्स्ट। तो इससे तो प्रॉब्लम होगा ना दोस्तों। ओके, फिर पता कैसे चलेगा, फिर हम लोग जॉब कैसे देंगे, मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन कैसा देंगे। इसीलिए दोस्तों कुछ मैटर्स को सेंट्रलाइज करें, कुछ मैटर्स को डिसेंट्रलाइज करें। बराबर, जैसे एग्जाम में क्या आएगा ये हम डिसाइड करेंगे, क्या लिखने का ये आप डिसाइड करोगे। बराबर, ओके, टाइम क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे, उस टाइम में पेपर कैसे कवर करने का ये आप डिसाइड करो। मतलब कुछ मैटर्स को हम डिसाइड करेंगे, कुछ मैटर्स को आप डिसाइड करो। समझ में आ रहा है। ओके, इसी को बोलते हैं बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ रहा है। सब पूरा सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और पूरा डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर काम होगा क्या कंपनी में, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। ओके, कुछ मैटर्स जो लेस इंपॉर्टेंट है वो एम्प्लॉयज को भी या तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को डिसाइड करने को देना चाहिए, और जो मेन मैटर्स है कंपनी वो कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे सैलरी के बारे में डिसीजन लेने को वर्कर को नहीं देगा ना। ओके, वर्कर को बोलूंगा आपका सैलरी आप डिसाइड करो, तो वर्कर वो वॉचमैन में बोलेगा मेरे को 1 लाख मांगता। ओके, अभी वॉचमैन को 1 लाख कहां से दूं। ओके, तो उसका क्वालिटी देख के, उसका काम का जॉब प्रोफाइल देख के सैलरी में डिसाइड करें। ओके, लेकिन कैंटीन में आज कौन सा मेन्यू होना चाहिए ये आप बताओ, हम वो आपके लिए अरेंज करते हैं। एनुअल फंक्शन जब कंपनी का हम रखेंगे तो चीफ गेस्ट किसको बुलाना है आप बताओ, हम रखेंगे। ओके, उसमें क्या स्नैक्स रखना है आप बताओ, हम रखेंगे। ये सब मतलब कुछ मैटर्स को सेंट्रलाइज करो, कुछ मैटर्स को डिसेंट्रलाइज करो। ओके, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छे से पढ़ो। ओके, एक बार देख लो। और ये जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, वो ना मैंने थोड़े से ऊपर नीचे किए, मतलब जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है वो बहुत इजी पॉइंट है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़े टफ पॉइंट आ रहे हैं। जैसे 10 तक, नंबर 10 तक सारे पॉइंट बहुत इजी, 11, 12, 13, 14 थोड़े से टफ पॉइंट है। और एग्जाम में आपको आता है, एग्जाम में एनी 5 प्रिंसिपल, कोई भी 5 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, ऐसा एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन आप हमारे पद्मा कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट हो तो आप 2 पॉइंट हमेशा एक्स्ट्रा लिखोगे, दैट इज 7 पॉइंट। तो आप बोलोगे सर बाकी पॉइंट क्यों बढ़ा रहे हो फिर आप, क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्टिव्स कहीं से भी आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग ये नहीं देखता है कि पहला 7 आपने लिखा है उसी में से डालो, वो तो कुछ भी डाल सकते हैं ना। अभी हम वही तो पॉइंट पढ़ रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन क्या एग्जाम में आएगा वो तो वही डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम आपको सारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि समझो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ गया। अभी समझो फॉर एग्जांपल आपका देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डैश, तो आप लिखोगे ना डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मैंने पढ़ा ही नहीं होता तो आप लिखते कैसे। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला पॉइंट, दैट इज ऑर्डर। ओके, अभी आपको लगेगा ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना चाहिए, नहीं, यहां पर ऑर्डर का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। ऑर्डर में हम लोग बोलते हैं ना सही ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसी तरीके से पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। ओके, ऐसे हेनरी फेवल बोलते हैं कि मतलब आपकी अगर कंपनी तो वहां पर सही जगह पे सही इंसान होना चाहिए, सही इंसान के लिए सही जगह होनी चाहिए, और मटेरियल जो है मतलब जो भी हमारा सामान मटेरियल है वो भी सही जगह पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने एमबीए इन फाइनेंस की है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब दोगे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब दोगे, बोलिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्यों, क्योंकि उसने एमबीए किया हुआ है किसमें, फाइनेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एमबीए इन मार्केटिंग किया हुआ है तो क्या आप उसको कंप्यूटर पे बिठा के फाइनेंस का काम दोगे कि मार्केटिंग का काम बोलोगे उसको करने के लिए, कौन से डिपार्टमेंट में रखोगे, ऑफ कोर्स आप उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखोगे। क्यों, क्योंकि उसने एमबीए इन मार्केटिंग किया हुआ है। समझ में आ रहा है।
अंडरस्टूड। उसी तरीके से समझो कोई इंसान रात भर सोता नहीं है, सर खतरनाक है, उसको रात को नींद ही नहीं आती, तो उसको आप किधर जॉब पे रखोगे? यस, उसको वॉचमैन बनाओगे आप। ओके, काम पे रखेंगे कंपनी के बाहर। क्यों? क्योंकि वॉचमैन हमें ऐसे इंसान चाहिए जो सोए नहीं, है कि नहीं? आपको हम जैसे लोगों को नहीं रखेंगे वॉचमैन। क्यों? क्योंकि हम खतरनाक लोग हैं, खाना खाए पलटी जगह पे, कंपनी अखा उठा के लेके जाएंगे लेकिन हमें पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अंडरस्टूड? ओके, इसीलिए सही आदमी को सही जगह पे काम पे रखो, ऐसे हेनरी फ्यूल बोलते, और सही मटेरियल को सही जगह पे। फॉर एग्जांपल मशीनरी कंपनी की किधर होगी? कंपनी के अंदर कि कंपनी के बाहर? किधर होगी? कंपनी के अंदर की रोड पे रखेगा, काम चालू रास्ता बंद? हाँ नहीं ना? यस, मशीन कंपनी के अंदर, वॉचमैन कंपनी के अंदर की बाहर? ऑफ कोर्स बाहर गेट पे। तो सही आदमी को सही जगह पे रखो, सही मटेरियल को सही जगह पे रखो। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? वही हमारा ये पॉइंट है, दैट इज ऑर्डर। ओके, अच्छे से पढ़ो एक बार। हेनरी फ्यूल ने बोला है कि ऑर्डर का मतलब है कि पीपल एंड मटेरियल को सही जगह पे रखना है, सही टाइम पे रखना है। यस और नो? उसका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? हर चीज का एक टाइमिंग होता है। उसी तरीके से जिसने एमबीए इन फाइनेंस किया है उसको फाइनेंस मैनेजर बनाओ, जिसने एमबीए इन मार्केटिंग किया है उसको मार्केटिंग मैनेजर बनाओ। ओके, अंडरस्टूड? ओके, मशीनरीज कंपनी के अंदर होनी चाहिए। ओके, हम लोग उसको बाहर नहीं रख सकते, तो सही जगह पे सही चीज होनी चाहिए, सही आदमी के लिए सही जगह होनी चाहिए। ऐसे हेनरी फ्यूल बोलते, हमारा ये पॉइंट। ठीक है, आई होप पॉइंट समझा होगा। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ शुरू करते हैं। हमारा आखिरी पॉइंट दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, पॉइंट का नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एज यू नो, हेनरी फ्यूल ने भी बताया है, आपके बुक में लिखा होगा, जो पीडीएफ हमने आपको भेजा है उसमें लिखा है वन हेड वन प्लान। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होते हैं। ओके, अभी उस डिपार्टमेंट के जो अलग अलग काम है, ओके, उसके लिए अलग अलग सुपरवाइजर नहीं चाहिए। एक ही इंसान वो सारे काम का डायरेक्शन देगा। अगर हर काम के लिए अलग अलग इंसान डायरेक्शन देगा तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों हेनरी फ्यूल बोलता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है, अगर एक डिपार्टमेंट में सिमिलर कैटेगरी के अगर कोई काम है तो वो सारे काम एक ही इंसान डायरेक्शन देके कंप्लीट करवाए। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है, एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना कॉस्ट होगा, ओके, कौन सा एडवर्टाइजमेंट करना है, ओके, किसको कास्टिंग करना है उस एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो हर एक चीज का डिसीजन मार्केटिंग मैनेजर लेगा। क्यों? क्योंकि वो जो काम है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे काम को डायरेक्शन देगा, इसीलिए उधर लिखा है वन हेड वन प्लान। ओके, एक प्लान को डायरेक्शन एक ही पर्सन देगा, एंड दैट्स व्हाई हमारे इस पॉइंट का नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पीडीएफ आपके सामने है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए रहेंगे। हमने टोटल 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल के इस चैप्टर में आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस, सारे पॉइंट्स इसके अच्छे से समझे होंगे। इंट्रोडक्शन हमने आपको पढ़ा है, उसके बाद हमने एक एक करके आपको हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ा है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। डरना नहीं, घबराना नहीं, आपकी सारी पढ़ाई का चिंता हमने ले लिया है, पद्मा कोचिंग क्लासेस ने ले लिया है। अगले वीडियोस में हम आपको आपका अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।